नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात 2024 के शंखनाद की, क्योंकि भले ही 24 की जंग दूर हो, लेकिन गाजीपुर की धरती से जेपी नड्डा ने चुनावी बिगुल बजा दिया है। वहीं अब अखिलेश यादव भाजपा को उसी के अंदाज में घेरने की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि भाजपा ने अपने लिए यूपी में 80 सीट का टारगेट सेट किया है। अब इन्हीं सीटों पर अखिलेश यादव की नजर है। साथ ही बात करेंगे समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की, जिनकी नई मुसीबत पुलिस ने नंबर जारी करके बढ़ा दी है। वहीं बात करेंगे माघ मेले में मजहब वाली साजिश की, बताएंगे जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान और कुश्ती संघ के अध्यक्ष के बीच छिड़ी जंग के बारे में। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात गाजीपुर के 24 का शंखनाद, हारी हुई सीट पर कमल संग्राम की, क्योंकि 2024 में भाजपा ने यूपी की सभी 80 सीट जीतने का लक्ष्य तय किया है। भाजपा की नजर यूपी की उन सीटों पर है जिन्हें भाजपा 2019 में हार गई थी। अब इन्हीं हारी हुई सीट पर भाजपा की पकड़ बनाने और विपक्ष को चुनौती देने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर यूपी आए थे, जहां उन्होंने डबल इंजन की सरकार की तारीफ की। वहीं अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। गाजीपुर से 24 का शंखनाद, हारी हुई सीट पर कमल संग्राम। पूर्वांचल से विपक्ष को चुनौती, नड्डा ने योगी को बताया उपयोगी। जहां एक तरफ विपक्ष 2024 के लिए थर्ड फ्रंट की विसात बिछाने में जुटा है, वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजीपुर की पिच से अपने मिशन 80 का बिगुल बजा दिया है। क्योंकि जहां एक तरफ जेपी नड्डा ने विपक्ष पर हमला बोला, वहीं डबल इंजन की सरकार की जमकर तारीफ कर रहे थे। प्रजातंत्र में अपने मतों का अधिकार का सही प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है, सही जगह बटन दब जाए मेडिकल कॉलेज आ जाता है। 4 लेन की वाराणसी गाजीपुर हाईवे समय पर सही बटन दबाया, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में खड़ी कर दी। लेकिन जहां एक तरफ जेपी नड्डा गरज रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी राम राज्य का जिक्र कर माफिया पर अपने शब्दों की सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे थे। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। ये माफिया, ये अपराधी, ये आतंकी बिना प्रभु की कृपा से मरेंगे नहीं। और यह बात अगर किसी एक ऋषि के मन में सबसे पहले आई थी तो इसी धरा से थे, इसी धरा से उनका संबंध था महर्षि विश्वामित्र का। गौरतलब है कि भाजपा ने 2024 में अपने लिए यूपी के सभी 80 सीट को जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए भाजपा का फोकस उन सीटों पर है जहां 2019 में भाजपा चुनाव हार गई थी। 2019 में इसी यूपी में बीजेपी 14 सीटें हार गई थी, जिसमें से गाजीपुर भी एक सीट थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने ये लक्ष्य बनाया है कि अमित शाह और जेपी नड्डा की जोड़ी इन 14 सीटों पर क्रमवार लोकसभा प्रवास करेगी और जीतने का हर संभव प्रयास करेगी। और गाजीपुर उन्हीं हारी हुई सीटों में से एक है, जहां से भाजपा के कद्दावर नेता मनोज सिन्हा करीब 1,20,000 वोट के मार्जिन से बसपा के अफजाल अंसारी के हाथों हार गए थे। अब भाजपा की कोशिश न सिर्फ गाजीपुर बल्कि उन सभी हारी हुई सीटों पर जीत का कमल खिलाने की है, जिन्हें वो पिछली बार हार गई थी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से, आप मेरे शब्द से याद रखिएगा, 80 की 80 सीटें हम जीतेंगे। बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो विकल्प बन के खड़ा हो सकती है, और उस रूप में आप देखे होंगे कि हमारी पार्टी का इम्प्रूवमेंट भी, लोगों का जुड़ना भी डे बाय डे ज़्यादा हो रहा है। तो किसी भले गाजीपुर गए हैं, मेरी सीट है और मेरी सीट कल भी रहेगी, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी की आंधी के सामने भारतीय जनता पार्टी की परखचे उड़ जाएंगे।
कहीं भी इनकी दाल गलने वाली नहीं है। लेकिन गाजीपुर पर भले ही बसपा का कब्जा हो, लेकिन टक्कर भाजपा और सपा के बीच नजर आ रही है, क्योंकि जब जेपी नड्डा आए तो उनके निशाने पर बसपा से ज्यादा समाजवादी पार्टी ही थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा गाजीपुर के साथ साथ उन सभी हारी हुई सीटों पर जीत का कमल खिला पाएगी, क्योंकि भाजपा ने गाजीपुर से हारी हुई सीट के साथ साथ अपने मिशन पसमानदा को भी एक्टिव कर दिया है, जिसका बड़ा वोट गाजीपुर में है। बड़ी बात यह है कि योगी सरकार में एकमात्र मुस्लिम मंत्री पसमानदा समाज से ही आते हैं, क्योंकि जेपी नड्डा ने यूपी में 24 का बिगुल बजा दिया है और अब जैसे जैसे वक्त बीतेगा यूपी का तापमान भी बढ़ने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो गाजीपुर से 2024 का शंखनाद कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। जेपी नड्डा पहुंचे थे और आपको बताते हैं कि महत्वपूर्ण मामले क्या थे। उन्होंने जो पहला हमला किया वो माफिया पर किया कि अगर सही बटन दबा तो माफिया, वरना मेडिकल कॉलेज मिल जाता है अच्छी बटन दबने पर। अखिलेश यादव पर निशाना साधा, उन्होंने आतंकवाद का भी जिक्र किया और साथ ही साथ राम राज्य की बात कही। ये भी कहा कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, जिस वक्त आर्थिक मोर्चे पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है और योगी सरकार को उन्होंने हीरा बताया। इसके आगे बढ़े, मिशन 80 के लिए 14 सीट जो जरूरी है, जिस पर बीजेपी फोकस कर रही है, वो कौन कौन सी है देखिए। उसमें से 3 जो सीटें हैं वो सपा के पास है, मैनपुरी, संभल और मुरादाबाद। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो रायबरेली सीट, और इसके अलावा जो बाकी सीटें बचती हैं वो बसपा के पास हैं। अंबेडकर नगर, नगीना, जौनपुर, बिजना और घोसी, लालगंज, सहारनपुर, श्रावस्ती, ये सीटें जो है वो बसपा के पास है और यही 14 जो सीटें हैं इनको जीतकर 80 सीटें जीतनी है पूरी। गाजीपुर में शंखनाद हुआ है तो वहां के जातीय समीकरण समझिए। 18 लाख से ज्यादा वोटर हैं गाजीपुर में, ओबीसी वोटर के हाथ में जीत की चाबी है और यादव मुस्लिम दलित वोट 50% के लगभग है। तीसरे नंबर पर मुस्लिम वोटर हैं और यहां पर यादव मुस्लिम दलित वोट मिलकर 50% बनाते हैं। पसमानदा मुसलमानों का भी बड़ा वोट बैंक है। मुस्लिम वोट बैंक में बंटवारे पर भाजपा की नजर है और पसमानदा समाज से ही दानिश आज़ाद अंसारी आते हैं, जो एकमात्र मंत्री हैं यूपी सरकार में, और दानिश आज़ाद अंसारी के जरिए भी पसमानदाओं को साधने की कोशिश हो रही है। तो ये पूरी तस्वीर है। बात करते हैं अखिलेश का ग्राउंड जीरो प्लान, भाजपा के अंदाज में जंग का ऐलान, क्योंकि एक तरफ भाजपा यूपी के सभी 80 सीट पर कमल खिलाने का दंभ भर रही है, तो वहीं अब अखिलेश यादव यूपी की सभी 80 सीट को नापने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश की कोशिश न सिर्फ जमीन पर जाकर जनता के मूड को समझना है, बल्कि 24 के पिच पर यूपी की हर एक सीट पर भाजपा को चुनौती देना है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश 24 के पिच पर साइकिल की रफ्तार 5 के स्कोर से आगे बढ़ा पाएंगे? अखिलेश का ग्राउंड जीरो प्लान, भाजपा के अंदाज में जंग का ऐलान। ऑपरेशन थर्ड फ्रंट की 80 डिग्री चाल, 24 पिच पर अखिलेश कर पाएंगे कमाल। जहां एक तरफ भाजपा ने गाजीपुर की धरती से अपने मिशन 80 का शंखनाद कर दिया है, वहीं अब अखिलेश यादव भाजपा को उसी की चाल से चुनौती देने की रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि जानकारों के मुताबिक अखिलेश यादव बजट सत्र के बाद उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीट का दौरा करने वाले हैं, जिसे जानकार भाजपा के मिशन 80 के जवाब के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव की कोशिश न सिर्फ जमीन पर जाकर जनता के मूड को समझना है, बल्कि यूपी की हर एक सीट पर भाजपा को चुनौती देना है। 80 सीटें समाजवादी पार्टी और समाजवादी समर्थित प्रत्याशी चुनाव जीते, इसलिए अखिलेश यादव जी 80 सीटें नहीं, इस देश में जहां भी जरूरत होगी वहां अखिलेश यादव जी जाएंगे और जनता से अपील करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी दलों ने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। अखिलेश यादव भी अब प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करने वाले हैं। माना जा रहा है कि वो सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे, जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे और जमीन पर उतरकर जनता का मूड क्या है इसे जांचने का, इसे परखने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने ऐसी रणनीति तैयार की है कि अखिलेश यादव की जनसभाएं कुछ समय बाद शुरू होंगी और हर एक लोकसभा सीट पर खुद अखिलेश यादव जाएंगे। गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव जब रथ लेकर निकले थे
तो उसमें खूब भीड़ जुटी थी। ये अलग बात है कि वो वोट में तब्दील नहीं हो पाई, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने अलग तैयारी की है, जिसमें जेल भरो आंदोलन, हर लोकसभा में जनसभा, कार्यकर्ताओं से मुलाकात, बूथ स्तर पर खुद को मजबूत करने और जनता को समाजवादी पार्टी के काम के बारे में बताना है। हालांकि अखिलेश यादव के इस दौरे से पहले ही सियासत गर्म हो गई है। सपा के खिलाफ भाजपा से लेकर बसपा और सुभाषपा सबने मोर्चा खोल दिया है। जो परिवारवादी पार्टियां हैं, जिन परिवारवादी पार्टियों ने दुकानें खोल रखी हैं, ये जनता की सेवा नहीं है, दुकान खोलकर धंधे कर रहे हैं, तो इनकी दुकानों को आम जनता समझती है। गुंडों और अपराधियों की जगह कहाँ है? बिल्कुल जेल में है, और सरकार का भी यही अभियान है कि जेल में गुंडे और अपराधी होने चाहिए। समाजवादी पार्टी इसमें सहयोग करेगी तो बड़ी अच्छी बात है। अभी तो हम फील्ड में नहीं देखे, इसी मैदान में जंग में गए, लखीमपुर गोला बाई इलेक्शन जंग में तो नहीं गए। आपके आजमगढ़ चचेरा भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहा था, वहाँ तो मैदान में नहीं गए। माननीय अखिलेश जी जिले वाइज घूमे, लोकसभा वाइज घूमे, विधानसभा वाइज घूमे, अब उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इसलिए कि 17 से बढ़िया उनके लिए 22 से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था। और जब 22 में वो कामयाब नहीं हुए तो अब उनकी डे बाय डे उनका ग्राफ गिरना ही गिरना है। अब सवाल बड़ा है कि क्या अखिलेश यादव 24 के पिच पर साइकिल की रफ्तार 5 के स्कोर से आगे बढ़ा पाएंगे, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में सपा की साइकिल पंचर ही रही है। बड़ी बात यह है कि भाजपा ने अपने मिशन 80 को पूरा करने के लिए अभी से ही भाग दौड़ शुरू कर दी है, क्योंकि जेपी नड्डा जहां यूपी का दौरा कर चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह इसी महीने यूपी आने वाले हैं, जबकि पीएम मोदी जून के बाद हर महीने यूपी का दौरा करने वाले हैं। मतलब एकदम साफ है, एक तरफ भाजपा के महारथी हैं तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं, और लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की 80 सीटें। जो उन्हें जीतेगा उसका पलड़ा दिल्ली में भारी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो अखिलेश यादव ने भी तय कर लिया है कि सभी 80 लोकसभा सीटों पर जाएंगे और किन किन मुद्दों को हथियार बनाएंगे भी हम आपको बता देते हैं। जाति जनगणना एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। ओबीसी आरक्षण पर काफी मुखर है समाजवादी पार्टी। सपा नेताओं पर मुकदमे जो चल रहे हैं उसको लेकर, और किसानों की दोगुनी आय का जो वादा किया गया था उस पर लेकर घेरेंगे। महंगाई, बेरोजगारी तो है ही, ये भी बड़ा मसला है, और थर्ड फ्रंट को मजबूत करके भी आगे बढ़ने की उनकी प्लानिंग है। 24 से पहले अखिलेश की चुनौतियां क्या हैं? सपा को 5 के स्कोर से आगे बढ़ाना है, थर्ड फ्रंट में भी अपनी ताकत दिखानी है, क्योंकि हर किसी को वहां प्रधानमंत्री बनना है। भाजपा के विजय रथ को रोकना है, और MY समीकरण में नया वोट भी जोड़ना होगा, क्योंकि इसमें तो बीजेपी भी सेंध लगा रही है। महिला वोटर को अपने पाले में लाना है, और गठबंधन मजबूती से बने, असरदार हो, ये भी कोशिश उन्हें करनी, ये चुनौती उनके सामने है। आज सपा विधायक इरफान सोलंकी की, जिनकी पहले गिरफ्तारी हुई फिर जेल बदली हुई, लेकिन इसके बाद भी उनकी मुश्किल खत्म होने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि अब पुलिस इरफान सोलंकी और उनके साथियों की अवैध संपत्ति की जानकारी जुटाने में जुट गई है। और इसके लिए पुलिस ने नंबर जारी कर आम जनता से अपील की है कि वो पुलिस को व्हाट्सएप पर इसकी जानकारी दें। पुलिस जानकारी देने वालों की जानकारी गोपनीय रखेगी, मतलब इरफान सोलंकी की मुश्किल अब और बढ़ने वाली है। इरफान सोलंकी के साथियों की तलाश, साथ देने वालों पर गिरेगी गाज। जनता से पुलिस की अपील, अब क्या करेंगे इरफान के वकील? समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किल जेल जाने के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि एक तरफ इरफान पर दर्ज मुकदमों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, वहीं अब पुलिस इरफान सोलंकी से जुड़े लोगों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके सहयोगियों की संपत्ति चिन्हित करके जब्तीकरण की कार्रवाई के प्लान में है। पुलिस ने नंबर जारी कर आम लोगों से अपील की है कि वो इरफान की अवैध संपत्ति और उसके साथ जुड़े लोगों की जानकारी दें। एक अनुमान के मुताबिक पुलिस अब तक 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति चिन्हित कर चुकी है, जिसे इरफान सोलंकी और उनके गैंग में शामिल गुर्गों ने गलत तरीके से अर्जित किया है। इसके लिए हमने कुछ नंबर जारी किए हैं, और हम लोगों से अपील भी करते हैं कि इन नंबरों पर
लोग आगे बढ़ करके ऐसी जो भी सूचनाएं हैं जो अवैध संपत्ति इस गैंग के सदस्यों के पास है उसके बारे में जानकारी दें। पुलिस ने जिन संपत्ति को चिन्हित किया है उसमें वीआईपी रोड पर स्थित 6 मंजिला अपार्टमेंट और जाजमऊ में एक अपार्टमेंट भी शामिल बताया जा रहा है। वहीं पुलिस अगले हफ्ते या 10 दिनों के अंदर गैंगस्टर मामले में चार्जशीट भी दाखिल करने वाली है, जिसके बाद इन संपत्तियों का जब्तीकरण शुरू हो जाएगा। ये गैंगस्टर एक्ट का मामला है और ये गैंग जमीनों को औने पौने दाम पे खरीदने, कब्जा करने, जबरदस्ती करने इत्यादि से जुड़ा हुआ गैंग है, जिसका समाज में आम भय भी व्याप्त है। तो गिरफ्तारी के बाद तमाम सूचनाएं लोगों ने दी हैं। कानपुर पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से अपील की है कि वो इरफान समेत 5 आरोपियों की अवैध संपत्तियों के बारे में 9454403758, 9454403745, 9454400479 पर व्हाट्सएप करके जानकारी दे सकते हैं। जानकारी देने वाले शख्स की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। आम लोगों से ये अपेक्षा की गई है, अपील की गई है कि कानपुर पुलिस की वो मदद करें और मदद इस बाबत करें कि जो गैंग के लोग हैं, इन 5 लोगों ने अगर अपराध कारित करते हुए कई सालों में, पिछले कई वर्षों में अर्जित की है संपत्तियां, तो उनका ब्यौरा दें, जिसके बाद पुलिस उनका भी चिन्हीकरण करेगी। गौरतलब है कि इरफान सोलंकी पर विवादित प्लॉट पर बनी झोपड़ी में आग लगाने, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने, बांग्लादेशी नागरिक को प्रमाण पत्र देने, रंगदारी मांगने, मोरंग कारोबारी की 400 गज जमीन पर कब्जा करने, पुलिस से अभद्रता करने समेत गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। पिछले 2 महीने में इरफान सोलंकी पर 6 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही इरफान पर मुकदमों की संख्या बढ़कर 18 हो चुकी है। मतलब एकदम साफ है, सपा विधायक को कहीं से भी राहत मिलती नहीं दिख रही है, क्योंकि अभी हाल ही में इरफान ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जो खारिज हो गई थी। अब सवाल इस बात का है कि क्या इरफान सोलंकी की हालत भी आजम खान जैसी हो जाएगी, और उससे भी बड़ी बात यह है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने विधायक के लिए कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि जब इरफान सोलंकी कानपुर की जेल में बंद थे तब अखिलेश यादव उनसे मिलने गए थे। तब अखिलेश यादव ने सपा नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाने की बात कहते हुए जेल भरो आंदोलन करने की बात कही थी। रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। बात माघ मेला में मजहब वाली साजिश की, ऑपरेशन साहित्य ढिकोट, क्योंकि संगम नगरी प्रयागराज में लगे माघ मेला में इस्लामिक साहित्य बेचने वाले जिन 3 युवकों को पुलिस ने पकड़ा है, उसमें अब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गहरी साजिश का शक जताया है। क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। माघ मेला में धर्म वाली साजिश, ऑपरेशन साहित्य डिकोड, इस्लामिक साहित्य बेचने वालों पर एक्शन, निकला यूएई कनेक्शन। संगम नगरी प्रयागराज में लगे सनातन धर्म के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में क्या बड़ी गहरी साजिश हो रही है, क्योंकि माघ मेला में इस्लामिक साहित्य बेचने और मुफ्त में बांटे जाने के मामले में अब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गहरी साजिश की आशंका जताई है, जिनकी माने तो ये खेल सिर्फ धर्मांतरण से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि 2025 के महाकुंभ में किसी बड़ी साजिश की भी तैयारी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि वो जो पकड़े गए लोग हैं वो धर्मांतरण के इरादे से नहीं आए थे। धर्मांतरण का तो केवल चोचला ओढ़ा है उन्होंने। साहित्य उनके हाथ में जो पकड़ा गया है वो केवल दिखावा है, उनका कुछ और उद्देश्य था। हो सकता है कोई रेकी करना उद्देश्य हो सकता है यहाँ पे कोई वारदात करना उद्देश्य हो। तो इस बारे में सचेष्ट होकर के ध्यान देना चाहिए, कहीं मेले को बिगाड़ने का कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा। गौरतलब है कि माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बेचने और मुफ्त में बांटे जाने के आरोप में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार युवक सिमी के सदस्य बताए जा रहे हैं। इन युवकों के पास से सैकड़ों इस्लामिक पुस्तकें बरामद हुई हैं, जिनमें हिंदू धर्म के लिए आपत्तिजनक बातें लिखी हुई थी, और उनका यूएई के आबू धाबी से कनेक्शन भी मिला है। जानकारी के मुताबिक अभियुक्त पहचान छिपाकर
फर्जी आधार कार्ड बनाकर ये कार्य कर रहे थे। इससे पहले ये लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भी इस्लामिक साहित्य की किताबें बेच चुके हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का आरोप है कि माघ मेले की चाक चौबंद सुरक्षा के बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो ये सोचने की बात है कि कहीं ये विदेशी साजिश तो नहीं है। प्रयागराज के माघ मेले में इस्लामिक साहित्य के जरिए धर्मांतरण की साजिश का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान के बाद एक नया एंगल सामने आया है। कहा जा सकता है कि शंकराचार्य के बयान के बाद इस मामले में जांच एजेंसियों को एक नई दिशा पर काम करना होगा। वही पुलिस के मुताबिक ये सारा ताना बाना धर्मांतरण के मकसद से ही बुना गया था। आपको बता दें कि माघ मेले में इस्लामिक साहित्य बेचे जाने का मामला भाजपा एमएलसी निर्मला पासवान ने उठाया था, जिनकी शिकायत पर पुलिस ने माघ मेले में ठेले पर इस्लामिक साहित्य बेचने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। अब पुलिस उस शख्स का पता लगाने में जुटी है जो इन लोगों को फंडिंग करता था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या बात सिर्फ धर्मांतरण से जुड़ी है या फिर ये बात इससे कहीं आगे की है। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। बाद जांच के लिए तैयार, इस्तीफे से इनकार। ये सवाल कुश्ती संघ और पहलवानों के बीच छिड़ी उस जंग के बाद खड़ा हो गया, क्योंकि पिछले कई दिनों से पहलवान कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बृजभूषण ने कह दिया कि वो जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। कुश्ती संघ पर महासंग्राम, बृजभूषण वर्सेस पहलवान। जांच के लिए तैयार, इस्तीफे से इनकार। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण और पहलवान के बीच घमासान मचा हुआ है। पहलवानों ने बृजभूषण पर महिला पहलवानों के साथ उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं, जिस पर अब देश की सियासत उबाल मारने लगी है, क्योंकि एक तरफ हरियाणा की सरकार कह रही है कि वो खिलाड़ियों का मनोबल झुकने नहीं देंगे, वहीं गाजियाबाद के भाजपा सांसद वीके सिंह को इसमें गहरी साजिश नजर आ रही है। देखिए, मैं इस पर बोलना नहीं चाहूँगा और मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि मामला राजनीतिक ज़्यादा है, बाकी चीज़ें उसमें कम है। उधर समाजवादी पार्टी ने भी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर जो आरोप लगाए हैं बहुत ही संगीन है, बहुत ही गंभीर है। सरकार को उसको तत्काल संज्ञान लेकर के महिला खिलाड़ियों को तत्काल न्याय दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान बृजभूषण शरण सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उधर बृजभूषण सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो जांच के लिए तैयार है, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। और जिस खिलाड़ी ने आरोप लगाया है कि दरवाजा खुला रहता था, वो खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में नहीं थी। जाएगा जबरदस्ती तो भूचाल आ जाएगा, ऐसा क्या वो मुंह खोलने वाली है? और हो सकता है हम खोल दें तो सुनामी आ जाए। लेकिन जहां एक तरफ जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान बृजभूषण पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट नरसिंह यादव जैसे पहलवान बृजभूषण सिंह के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। अब सबकी नजर 22 जनवरी को होने वाली भारतीय कुश्ती संघ की एजीएम पर टिकी हुई है। हम औपचारिक रूप से इसमें जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं है। ये सब चीज का जवाब आपको 22 को दिया जाएगा। ये डिले है कि क्या है, ये सब 22 को हम बताएंगे। हम अभी औपचारिक रूप से आपको कुछ बता नहीं सकते। अब 22 को एजीएम के बाद हम आपको सूचित करेंगे। लगातार मांग करें कि बृजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दें और जो फेडरेशन है उसमें बदलाव किया जाए, और इसके साथ साथ अगर बात के जो नियम बनाए गए हैं कई सारे, उसमें भी संशोधन किया जाए। इसको लेकर खिलाड़ी लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक मान मनवल नहीं हो सकी है। वहीं अगर बात करें तो फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह लगातार कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, और उन्होंने भी अपने समर्थन में कई सारे खिलाड़ियों को गोंडा बुला लिया है। अब सवाल इस बात का है कि पहलवान और बृजभूषण शरण सिंह के बीच में कौन सच बोल रहा है, क्योंकि ये सवाल जहां महिला खिलाड़ियों के सम्मान का है, वहीं सियासत का भी है, जो धीरे धीरे यूपी बनाम हरियाणा का रंग लेता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।